भारतीय सामाजिक व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं वर्ण और जाति प्रथा हैं। वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा में कई लोग समानता मानते हैं और कई लोग अंतर मानते हैं। हमने भारतीय समाज में वर्ण और जाति व्यवस्था को एक संस्था के रूप में देखा है। वर्ण और जाति व्यवस्था ने भारतीय सामाजिक स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दोनों में यदि हम विभेद करें तब यह स्पष्ट होता है कि वर्ण व्यवस्था जाति प्रथा का पूर्वगामी रूप थी। इसकी पहले की अवधारणा थी जिसने आने वाले समय में जाति प्रथा का रूप धारण किया। दोनों का यदि हम शाब्दिक अर्थ देखें तो वर्ण, जिसका शाब्दिक अर्थ है वर्ण करना या चुनना, जबकि जाति संस्कृत के जनि धातु से बनी है, अर्थात इसका संबंध जन्म से है। वर्ण और जाति व्यवस्था का प्रारंभिक स्वरूप यदि हम देखें तो प्राचीन भारत में प्रारंभ में हमें समाज में कोई वर्ग विभेद नहीं दिखाई देता है। जब आर्य और अनार्य अवधारणा लोकप्रिय हुई उस समय हमें वर्ण व्यवस्था समाज में दिखाई देने लगी। तो इन दोनों का भेद समझने के लिए हमें इसके इतिहास को देखना होगा और इसके इतिहास के लिए सर्वप्रथम हम इन दोनों के अर्थ को जानना होगा। वर्ण और जाति व्यवस्था में भेद, इसके इतिहास को देखकर ही हम कर पाएंगे। प्रारंभ में यदि हम देखें तो वर्ण व्यवस्था जिसका संबंध रंग से होता था, जो कुल से संबंधित होती थी, जो व्यक्ति जिस वर्ण में जन्म लेता था उस वर्ण में न होते हुए भी वह किसी भी वर्ण का काम कर सकता था। ऋग्वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी, जबकि आने वाले समय में जब वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, समाज में अनेक वर्ग बन गए, धीरे धीरे इसका स्वरूप जटिल होने लगा, तब इसमें जाति प्रथा का संपुष्ट हमें दिखाई देने लगा। प्रारंभ में समाज को हम दो वर्गों के रूप में देखते हैं। एक वर्ग आर्य वर्ग है जो श्रेष्ठ है, कुलीन है, स्वयं को विजेता मानता है, शारीरिक दृष्टि से हष्टपुष्ट है, बलिष्ठ है। रंग की दृष्टि से देखें तो गौर वर्ण का है, जिसे हमारे शास्त्रों में श्रीतन्य कहा है। ऋग्वेद में सभ्य लोगों से इसका अर्थ लिया गया है। गौर वर्ण का तात्पर्य ऐसे लोगों से जो सभ्य हैं, समाज में श्रेष्ठ हैं, इन लोगों को उन्होंने आर्य वर्ण में रखा। दूसरा वर्ण ऐसे लोगों का था, समाज का दूसरा वर्ग ऐसा था जिसे हमने अनार्य कहा, जो दस्यु या दास कहलाया। ये वे आर्यतर कबीलाई जातियां थीं जो आर्यों से पराजित हो गई थी। विजित होने के कारण इनको हमने दूसरे वर्ग में रखा जो कि दास वर्ग कहलाया, और आर्यों से देखें तो इनको कम आंका गया। इनको रंग की दृष्टि से देखें तो श्याम वर्ण का इनको माना गया, और ये श्याम वर्ण यहाँ पर उसका शारीरिक पहचान कराने वाला था, जिसमें इसको हम सामाजिक रूप से देखें तो काले रंग से ले सकते हैं, और काले रंग का तात्पर्य यहाँ दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों से है। अर्थात आर्यों ने खुद को श्रेष्ठ मान लिया और नारियों को उन्होंने अपने से कमतर मानते हुए उनको निम्नतर श्रेणी में रखते हुए दास या दस्यु वर्ग में रख के उनको दुष्ट प्रवृत्ति का माना। इस तरह से प्रारंभ में समाज में हमें दो वर्ग दिखे, एक आर्य जो विजेता थे, जो खुद को श्रेष्ठ मानते थे, और दूसरी यहाँ की कबीलाई जातियाँ जो आर्यों से पराजित हो गई थी। ये कुल या कबीले जो आर्यों से पराजित होकर स्वयं को उनके अधीन मान रहे थे, उन्होंने स्पष्टतः समाज का ये वर्गीकरण स्वीकार कर लिया और दास या दस्यु के रूप में उन्होंने आर्यों की सेवा करना प्रारंभ किया।
आने वाले समय में आर्यों का यही वर्गीकरण हमें 4 रूपों में दिखाई दिया। आर्यों ने स्वयं को श्रेष्ठ मानते हुए अपनी सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस की जो धार्मिक कृत्यों को कर सकता था, शैक्षणिक कार्यों का संपादन कर सकता था, अध्ययन अध्यापन कर सकता था, भिक्षा प्राप्त कर सकता था। तो ऐसे वर्ग को उन्होंने अपने में से ही ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। दूसरा वर्ण उन्होंने ऐसे लोगों का रखा जो प्रशासनिक कार्यों को चला सकता था और रक्षा संबंधी कार्यों को कर सकता था। ऐसे योद्धा विजेताओं को उन्होंने क्षत्रिय वर्ण का संबोधित किया। तीसरे वर्ण में उन्होंने अपने में से ही उन लोगों को रखा जो जीविकोपार्जन के कार्य से संबंधित थे और आर्थिक गतिविधियों को संचालित करते थे। इसको इन्होंने वैश्य कहा। इन तीनों वर्णों को मिलकर द्विज कहलाइए। इन तीनों वर्णों को मिलकर समाज की एक श्रेष्ठ व्यवस्था स्थापित हुई। अंत में जो वर्ण रह गया शूद्र वर्ण, जिसको दास कहा गया, आर्यों ने इन दासों को, दस्युओं को, इनके रंग के आधार पर, इनके जन्म के आधार पर इनको कृष्ण योनि का, कृष्ण त्वच, अव्रत, अकृतु, मृद्रीवाच, अनास आदि कहकर संबोधित किया, जो इनकी शारीरिक विशेषताओं को बता रहा है। आर्यों ने अनार्यों से अपने को अलग करते हुए इन्हें धार्मिक अनुष्ठानों से दूर रखा, धार्मिक कार्य नहीं कर सकते थे, इनका सामाजिक पृथक्करण किया गया। अस्पृश्य या अछूत ये जाति प्रथा का स्वरूप है। इस तरह से प्रारंभ में हम देखें तो वर्ण व्यवस्था में ही जाति व्यवस्था की विशेषताएं हमें दृष्टिगोचर होती हैं, जो आर्यों को श्रेष्ठ मानती है और अनार्यों को या यहाँ की जो कबीलाई जातियाँ थी इनको उनसे कमतर मानती हैं। इस तरह से हमने देखा कि समाज में 2 वर्ग, आर्य वर्ग और आर्येतर वर्ग या दास या दस्यु वर्ग, रंगभेद के आधार पर, सांस्कृतिक विविधताओं के आधार पर, इनकी आर्थिक गतिविधियों के आधार पर और शारीरिक विभेद के आधार पर समाज में अलग अलग रूपों में हमें दिखाई दी। जाति और वर्ण व्यवस्था का जो विकास है, इस विकास को हम कालक्रम की दृष्टि से देखें तो प्राचीन काल से लेकर मध्य काल तक इसे हम कुछ भागों में, कुछ कालों में विभक्त करके देख सकते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संस्था थी, वर्ण व्यवस्था और जाति प्रथा, जिसने आने वाले समय में हमारे सामाजिक जीवन को सुदृढ़ता प्रदान करी। ऋग्वैदिक काल में देखें, उत्तर वैदिक काल, इन दोनों कालों के पश्चात का वैदिकोत्तर काल, प्राक मौर्य काल, मौर्य काल, मौर्योत्तर काल, गुप्त और गुप्तोत्तर काल, इसमें हम इसका अध्ययन करेंगे। तो सामाजिक दृष्टि से यदि हम देखें तो प्राचीन काल में हम वर्ण और जाति व्यवस्था को 3 कालों में व्यक्त करके देख सकते हैं। प्रारंभ से लेकर 6ठी सदी ईसा पूर्व का प्रथम काल है, जिसमें हमें समाज में कबीलाई समाज दिखाई देता है, जिसको आर्यों ने पराजित किया। समाज में 2 वर्ग हुए, आर्य और अनार्य। आने वाले समय में इन 2 वर्गों से भी 4 वर्ण मिले। वर्ण व्यवस्था की नींव रखी गई जो कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के कार्य को अपना सकता था। समाज में प्रथम विभाजन हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दिखाई दिया। इन 4 वर्णों की जानकारी हमें ऋग्वेद के इस 10वें मंडल से ही मिलती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये हमें 6ठी सदी ईसा पूर्व तक सामाजिक विभाजन के रूप में इनका स्वरूप दिखाई दिया। दूसरा समय हम देखेंगे 6ठी सदी ईसा पूर्व से 3री सदी ईस्वी का, जिसमें समाज में वर्ण व्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे से परिवर्तित हो रहा था। क्योंकि उत्तर वैदिक युग में वर्ण व्यवस्था अभी भी कर्म और श्रम के सिद्धांत पर आधारित थी, लचीली थी। कोई भी व्यक्ति किसी भी वर्ण के कार्य को अपना सकता था, समाज में कोई बंधन नहीं था। परंतु उत्तर वैदिक काल के पश्चात धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होने लगी, जटिल होने लगी, यह जन्म पर आधारित होने लगी। 6ठी सदी ईसा पूर्व में जब धार्मिक क्रांति हुई, उसी समय हम देखते हैं चूँकि समाज में सभी एक दूसरे पर निर्भर थे, चारों वर्ण समाज सेवा के कार्यों से जुड़े थे। परंतु 6ठी सदी ईसा पूर्व तक आते आते जब वैश्यों और शूद्रों की उत्पादन क्रिया में, आर्थिक कार्यों और गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका हो गई, इनके कारण आर्थिक स्थिति भारत की सुदृढ़ होने लगी। तो ब्राह्मण और क्षत्रिय अपनी आवश्यकताओं के कारण इन पर निर्भर थे।
इन्हें अपना सहायक मानते थे। तो इस युग में भी हम देखते हैं कि वर्ण और जो जातिगत संस्था है इसका स्वरूप इतना जटिल नहीं हुआ था। जाति प्रथा स्पष्ट रूप से हमें इस युग में दिखाई नहीं देती और वर्ण व्यवस्था ही समाज में प्रमुख स्थान रखती है। 3री सदी ईस्वी से लेकर 7वीं सदी तक का जो समय है इसमें हम देखते हैं कि वर्ण व्यवस्था का स्वरूप धीरे धीरे जटिल हो गया था। समाज की स्थिति शोचनीय होती जा रही थी। ऐसे में हम देखते हैं कि अनेक जातियाँ और उपजातियाँ बन गई थी। विदेशियों का आगमन हो चुका था। वर्ण संकर जातियाँ समाज में थी। अनुलोम और प्रतिलोम विवाह से बहुत सारी जातियाँ हो गई थी समाज में, जिसके कारण 6ठी सदी ईसा पूर्व में बौद्ध और जैन धर्म के रूप में जाति संबंधी व्यवस्था के लिए भी विरोध किया गया था और सभी वर्णों को नकारते हुए उन्होंने समानता की बात यहाँ पे कही थी। तो 3री सदी से 7वीं सदी तक का जो समय है, चूँकि गुप्तों ने और गुप्त शासकों के पश्चात का जो समय है, उन्होंने भू अनुदानों को वेतन के रूप में दिया। व्यापार, वाणिज्य और नगरीकरण, इन सभी का धीरे धीरे से जब क्षय होने लगा तो इससे वर्ण व्यवस्था के स्थान पर जाति प्रथा का स्वरूप हमें समाज में दिखाई दिया। जाति प्रथा कठोर होने लगी। समाज में अनेक नई जातियां, नए समुदाय हमें दिखाई देने लगे। तो स्पष्टतः हम देखें तो जाति प्रथा का प्रारंभिक स्वरूप हमें गुप्त काल में दिखाई देता है, जब समाज में स्पष्टतः विभाजन दिखाई देने लगा। इस तरह हम देखें तो वर्ण और जाति व्यवस्था में